प्रोफेसर राजपूत, देखिए आपसे जो बातचीत हो रही है पिछले मतदान चुनावी प्रक्रिया शुरू होने के बाद से, आपका एक परसेप्शन है, आपकी एक धारणा है, आपका एक आकलन है निष्पक्ष तरीके से, अपने तरीके से, कि माहौल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। ये आपका आकलन है, अपने लोगों से बातचीत करके अपने तौर तरीके से, ये हर व्यक्ति को अधिकार है आकलन करने का। तो जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल है तो भी लोग वोट डालने क्यों नहीं आ रहे हैं? ये एक सोचने वाली बात है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसके बारे में भी काफी बातें पहले मैं कर चुका हूं, लेकिन आज सवाल थोड़ा स्पष्ट है। थोड़ा मैं इसको और मैं काफी डीप में पहुंच चुका हूं। अब मैं समझता हूं कि ये बड़ा मुश्किल प्रश्न है कि अपने साथ वाले लोगों को सब उस लेवल पे लेके आना और उनके साथ डिस्कस करना। मैं चुनाव के बिगनिंग में जाने की कोशिश करता हूं कि हमने एज अ देश भारत 2024 लोकसभा चुनाव लड़ा और सब जगह से एक चीज कॉमन निकल के आई, वो नीरसता आई। इस पर शायद हम सब लोग एग्री करते हैं, नीरसता निकल के आई। अच्छा, तो ये नीरसता किस चीज की? मेरा ये मानना है, अब कोई कह रहा है साहब लोगों की नीरसता है, मैं इस बात से सहमत नहीं। कब? मेरा ये मानना है ये नीरसता है लीडरशिप की। भारत का नेतृत्व नीरस हो गया है। जब नेतृत्व निष्क्रिय हो जाता है, निकम्मा हो जाता है ना, निठल्ला हो जाता है, तो जनता के अंदर स्वाभाविक स्वरूप से नीरसता आ जाती है। इस बात को इतना स्पष्ट मेरी तरह कोई कहने का लोग साथ नहीं रखते हैं, या उतनी समझ नहीं रखते हैं, उतना पैरापन नहीं रखते हैं, दो ही बातें। तो ये कहां से आई साहब? ये नीरसता आई राजनेताओं के निकम्मेपन, निठल्लेपन और नकारापन से आई। अच्छा जी, अब बात करें इस पे फिलोसफर्स क्या कहते हैं। मेरे पास एक लिस्ट ऑफ फिलोसफर थिंकिंग्स है, स्ट्रेटजीज के और पॉलिटिकल साइंस के, जो लगातार इस बात पे इशारा कर रहे हैं कि इस नीरसता का कारण कोई और नहीं, केवल सरकार है। आप देखिए, पिछले 10 सालों के लगातार शासन में उत्तर प्रदेश की जनता ने और भारत की जनता ने एक सरकार को चुना। वो सरकार उनके सारे पैरामीटरों पर फेल हो गई। ये बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। उसके पास किसानों को देने के लिए कुछ नहीं था, उसके पास मजदूरों को देने के लिए कुछ नहीं था, उसके पास किसी जाति का दल को लेने के लिए कुछ नहीं था, उसके पास कोर सवर्णों को देने के लिए कुछ नहीं था, उसके पास युवाओं को देने के लिए रोजगार नहीं था, उसके पास देने के लिए उच्च कोटि की शिक्षा नहीं थी, उसके पास कंट्रोल करने के लिए अपराध था, उसका कुछ नहीं था। ठीक है, तो निरस्ता आ गई लोगों के अंदर। बहुत सिंपल सी बात, निरस्ता आनी थी। थोड़ा सा मैं यहाँ इसको स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू में बांधना चाहूंगा कि इनकी चुनाव में घुसने से पहले स्ट्रेटेजी क्या थी। स्ट्रेटेजी के सबसे महान लेखक हम डिस्कस कर चुके हैं, चाणक्य। उनसे महान शांतनु हुए हैं। उनका शांतनु का नाम, जो चाइनीज फिलोसफर हुए, वो चाणक्य से भी ऊपर आ गया। 300 ईसा पूर्व और चाणक्य से पहले, यानी 600 ईसा के आसपास उनका जन्म हुआ था चाइना में। और आज आप यकीन नहीं मानेंगे, वर्ल्ड की सारी मिलिट्रीज, सारे पॉलिटिशियंस, सारे मैनेजमेंट कॉलेज अदर देन भारत, हमारे यहाँ तो कुछ पढ़ाई नहीं जा रहा है। हमारे यहाँ तो बस क्या पढ़ाया जा रहा है, छोड़िए, आप उसकी बात करना ही बेकार है। सब सांतोजू को पढ़ रहे हैं पिछले 20 सालों से, और रिकॉर्ड स्तर पर सांतोजू की पढ़ाई की जा रही है। तो सांतोजू ने कहा है कि विक्टोरियस जनरल, उन्होंने कहा जो विक्टोरियस जनरल है, जो रणभूमि विजय प्राप्त करता है, वो सीक्स द विक्ट्री फर्स्ट एंड देन ही गोस टू द बैटलफील्ड। युद्ध में विजय प्राप्त करने वाला जनरल अपनी जीत को पहले सुनिश्चित कर लेता है, उसके बाद वो जंग में उतरता है, मैदान में उतरता है। वेयर एज ऑन द अदर हैंड, एक हारा हुआ जनरल, अ डिफीटेड जनरल, एंटर्स द बैटलफील्ड एंड देन सीक्स विक्ट्री। एक हारा हुआ जनरल पहले जंग के मैदान में घुस जाता है, उसके बाद ढूंढता है कहां से जीत मिल जाए। तो जो मोदी जी की और सत्ता पक्ष की, मैं अभी रणनीति की बात कर रहा हूं, विपक्ष की को बहुत अच्छी नहीं, तो हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी सत्ता पक्ष की रणनीति की बात हो रही, कि वो सबसे महंगा फैक्टर है। वही कह रहा है हम 400 पार कर रहे हैं, 420 पार कर रहे हैं, 500 पार कर रहे हैं, यूपी 85 पार कर रहे हैं। विपक्ष तो नहीं कह रहा ना इस बात को। तो सत्ता पक्ष की कोई भी रणनीति इस चुनाव में ऐसी नहीं लगी। वो ऐसी लगी कि वो जंग के मैदान में आके, चुनाव के अंदर आके स्ट्रेटेजीज के अंदर टैक्टिक्स ढूंढ रहे हैं और विजय ढूंढ रहे हैं। अब एक के बाद उनकी टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजीज के ऊपर नजर डाली। मोदी जी आए, बोले 400 पार। 400 पार का फॉर्मूला जैसे उनको फेल होता वो दिखा, और उन्हें लगा कि वाइप आउट होने सब जगह से, उन्होंने आगे योगी जी को प्रोजेक्ट कर दिया। अब पिछली 3 डिबेटों से हम डिस्कस करते हैं, जब योगी जी का फैक्टर भी नहीं चल रहा, तो मुस्लिम महिलाओं की बात करने लगे हो कि मुसलमान उनको वोट दे देंगे। जब मुसलमानों का फैक्टर नहीं चल रहा है, तो लोगों को आपस में बांटने लगे हो। उनकी सारी रणनीति जंग के मैदान में जाके विजय ढूंढने पे लगी हुई है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं विपक्ष के पास भी कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। विपक्ष के पास कोई महारथी स्ट्रेटेजी हो, ज्ञान ना हो, उनकी स्थिति शायद मोदी जी से भी ज्यादा खराब है। अगर मैं स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो वो एक अलग विषय अपने आप। तो सांतोजू के प्रिंसिपल्स के हिसाब से अगर मैं देखूं, तो मुझे लगता है कि मोदी जी की पूरी जो प्लानिंग है, फेलियर होने के लिए प्लानिंग। अच्छा, दूसरा, पिछले 10 सालों में हर एक से लड़े और हर एक से भिड़े। अल्फ्रेड मान ने कहा, वन हु फाइट्स फॉर एवरीथिंग विल गेट नथिंग।
और संतोष ने भी कहा इफ यू विल सेंड द रीइंफोर्समेंट एवरीवेयर ही विल बी वीकेंड एवरीवेयर। अगर आप हर मोर्चे में युद्ध करेंगे तो आप हर जगह कमजोर होते चले जाएंगे। और नेपोलियन महान ने क्या कहा अपनी पराजय के बाद, जिसे युद्ध का देवता कहा जाता है, इसके ऊपर 400 किताबें लिखी गई हैं, और जो कभी अपनी जिंदगी में शायद ही कभी हारा हो। नेपोलियन ने ये कहा, जब वो आखिरी लड़ाई हार गया अपनी वाटरलू की, तो नेपोलियन ने कहा नेवर फाइट कन्फ्रंट टू मच विद योर एनिमी, नेवर फाइट एंड कन्फ्रंट टू मच विद योर एनिमी। नेपोलियन ने अपने दुश्मनों की इतनी पिटाई करी थी, इतनी पिटाई करी थी घुस घुस के, और 100 बार पिटाई करी थी। द एनिमी विल लर्न द आर्ट ऑफ वॉर फ्रॉम यू। दुश्मन आपसे सारी युद्ध की नीतियां सीख जाएगा और एक दिन आपको परास्त कर देगा। तो मोदी जी की हालत भी मुझे कुछ ऐसी दिख रही है। पिछले 12 सालों में हर मोर्चे पर, राज्य में और केंद्र विजय और जिला पंचायत चुनाव में और असेंबली इलेक्शंस में, और सब जगह विजय प्राप्त करने के बाद, सबको हराने के बाद, आज मोदी जी अपने मुख्य मुद्दे पे हारते हुए दिख रहे हैं। तो उसका कारण यही है कि उन्होंने जरूरत से ज्यादा युद्ध किया है अपने विद्रोहियों के साथ। धन्यवाद।